हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी और यहाँ पर आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शब्द विचार। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे थे क्लास 6 में और यहाँ पर हमने व्याकरण के यहाँ पर 3 अंग देखे थे, जिसमें वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार हमने पढ़े। तो यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्ण विचार के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने वर्णों के भेद किए, स्वरों के भेद किए और व्यंजनों के भेद किए। इसके अतिरिक्त हमने यहाँ पर और भी चीजें सीखी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आपको समझ में आया होगा। और आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। तो देखिए, शब्द विचार क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं भाषा जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। भाषा आपकी वाक्य से मिलकर बनी होती है। जब भी आप कोई भाषा बोलते हैं तो वहां पर आप पहले एक वाक्य बोलेंगे। वाक्य में वाक्य किससे मिलकर बना होता है? शब्द से मिलकर बना होता है और शब्द जो है वर्णों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर शब्द विचार क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, 3 यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, बस, भेड़िया और खरबूजा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों के नाम क्या क्या है? बस है, भेड़िया है और खरबूजा है। पढ़ने से उसका अर्थ समझ में आ रहा है कि ये क्या है? शब्द है। सब जानते हैं ये शब्द है। कौन कौन से शब्द हैं? बस हो गया, भेड़िया हो गया और खरबूजा। ठीक है, ये सब क्या है? शब्द है। और आप जानते हैं कि ये निम्नलिखित ध्वनियों या वर्णों से मिलकर बने होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से आपको बताया वर्ण क्या होता है और वर्ण विच्छेद करके भी आपको बताया था किस प्रकार से आप वर्णों को विच्छेदित करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बस शब्द है उसका जो वर्ण विच्छेद है वो इस प्रकार से आप उसको तोड़ करके लिख सकते हैं। जैसे बौ है, जो ये बौ जो लिखा हुआ है, ये बौ आपका एक व्यंजन बौ, जिसको आप उच्चारित नहीं कर सकते हैं स्वतंत्र रूप में। धन औ, बौ किससे मिलकर बना होता है? हलंत वाले बौ के साथ और इस औ के साथ, तब जाके उसका उच्चारण बौ आता है। ठीक है। तो ब धन औ, ऐसे ही स धन औ। ठीक है। ऐसे ही इसको भी हम विच्छेदित करेंगे। इसमें ए की मात्रा लगी है तो भ के बाद आप एम की मात्रा लगाएंगे। इसमें छोटी ई की मात्रा लगी है तो यहाँ पर आप ड़ के बाद छोटी ई लगाएंगे। इसके बाद यहाँ आ की मात्रा है तो आ। ये तो आपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। सभी को आता है वर्ण विच्छेद करना? सब बच्चों को वर्ण विच्छेद करना आता है? शब्दों के कैसे वर्ण विच्छेद करते हैं ये सभी को आता है? चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, उपयुक्त सभी सार्थक शब्द समूह है। यहाँ पर सार्थक का मतलब इनका एक अपना मीनिंग है। यहाँ पर जो भी आपको शब्द दिख रहे हैं उन सभी का क्या है? एक सार्थक शब्द है। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप, अब शब्दों के भेद करने हैं हमें। जैसे हमने वर्णों के, व्यंजनों के और स्वरों के क्या किए थे? भेद किए थे। ऐसे ही हम शब्दों के भी क्या करेंगे? भेद करेंगे। शब्दों के यहाँ पर 2 भेद होंगे, उत्पत्ति के आधार पर और बनावट के आधार पर, और 3 यहाँ पर होंगे प्रयोग के आधार पर। ठीक है ना। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर 3 यहाँ पर शब्दों के भेद हैं। ठीक है। वर्णों के कितने भेद थे? कोई बता सकता है? वर्णों की हमने कितने भेद किए थे? जीआईसी क्या, वर्णों के कितने भेद हुए थे? हेलो। हाँ बोलिए, वर्णों के कितने भेद है? 12 मैम। कितने? 12 मैम, 12। कौन कौन से जरा नाम बताइए। कौन सी क्लास के बच्चे हो बेटा आप? 12th मैम, 12th। वर्णों के कितने तेरे नाम बताइए, वर्णों के 12 भेद। चलिए एक एक करके नाम बताइए बेटा। अपना नाम बताइए। नहीं आते मैम, नहीं आते। तो 12 भेद आपने कहाँ से बता दिया? बहुत अच्छे। चलिए, यहाँ पर हमने आपको शब्दों के भेद, वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। यहाँ पर हमने स्वरों के फिर अलग से भेद किए थे और व्यंजनों के अलग से भेद किए थे। ठीक है। उसको आप प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा क्योंकि बहुत लंबा चल गया वो लेक्चर। तो अब यहाँ पर देखिए, शब्दों की हम भेद करेंगे आज। शब्दों के यहाँ पर भाषा
हिंदी भाषा के शब्दों को 3 आधारों पर बांटा गया है। किन किन आधारों पर बांटा गया है? एक उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और थर्ड यहाँ पर प्रयोग के आधार पर। ठीक है, कौन कौन से आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर भी इसके देखिए कौन कौन से यहाँ पर फिर से भेद किए गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 4 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर भी यहाँ पर 4 भेद हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। कौन कौन से हैं? उत्पत्ति के आधार पर आपके तत्सम हो गए, तद्भव हो गए, देशज और विदेशी शब्द। ठीक है, अब तत्सम शब्द क्या होते हैं ये हम जानते हैं। यहाँ पर तत्सम का मतलब क्या होता है? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों अर्थात बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कर्ण। ठीक है, तो ये जो है सब कहाँ के भाषा के शब्द हैं? ये आपके संस्कृत भाषा के शब्द हैं, जिनको हम हिंदी भाषा में जैसा का तैसा यहाँ पर इनका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, कर्ण हो गया, दधी हो गया, दुग्ध हो गया, ये सभी संस्कृत भाषा के शब्द हैं। तो जिन भाषाओं को आप क्या करते हैं, जिन शब्दों को आप संस्कृत से उठा करके हिंदी में आप उसको ज्यों का त्यों प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि उसमें कोई बदलाव आप नहीं कर रहे हैं, तो उनको कहा जाता है तत्सम शब्द। ठीक है, ध्यान देंगे उत्पत्ति के आधार पर आपके 4 इसके भेद हो जाते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है, अब आगे यहाँ पर तद्भव क्या होता है? तत्सम जो संस्कृत भाषा के शब्द आपको यहाँ पर हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं और उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, उनको तत्सम कहा जाता है। अब तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ बदले हुए, ठीक है ना, कुछ बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे कान, ठीक है, तो इसको हिंदी में थोड़ा सा क्या किया है? बदलाव करके इसको हल्का सा हिंदी में परिवर्तन करके इसका नाम, जैसे वहां पर हमने क्या लिखा था? दुग्ध, तो यहाँ पर हम दूध लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो संस्कृत में क्या था? दुग्ध, यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो? दूध। तो इसको हमने थोड़ा सा हिंदी में इसका परिवर्तन किया है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं, जिनको आपने नोट डाउन करना है। ठीक है, तो ये है आपके तत्सम। जैसे सूर्य है, ये क्या है? ये संस्कृत का भाषा के शब्द है। जो ये आपके तत्सम है, ये संस्कृत भाषा के शब्द है और इन्हीं शब्दों को हमने हिंदी में परिवर्तित किया है, हल्का सा उसमें थोड़ा सा बदलाव लाए हैं और बदलाव लाके वो क्या कहलाते हैं? वो आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इन शब्दों को आप जल्दी से नोट डाउन करेंगे। सूर्य का आपका सूरज हो जाएगा, स्वर्ण का सोना, दधी का दही, हस्त का हाथ, ग्राम का गांव, रात्रि का रात, इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे ही दंत का दांत, मुख का मुंह, घोटक का घोड़ा, सर्प का सांप, आम्र का आम, दुग्ध का दूध, मयूर का मोर, घृत का घी, कर्ण का कान, सत्य का सच, अग्नि का आग, चंद्र का चांद। तो जल्दी से इन शब्दों को आप नोट डाउन कीजिए, ये आगे आपको काम आएंगे, क्योंकि यदि आपको संस्कृत शब्द का पता ही नहीं होगा तो आपको डिफरेंस उन दोनों में अंतर ही आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप इनको नोट डाउन जरूर कीजिए। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देशज शब्द हमने कौन कौन से शब्द पढ़े? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तो यहाँ पर देखिए देशज शब्द क्या होते हैं? देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। कुछ शब्द ऐसे हैं जो देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों की आम बोलचाल की भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, यानी कि हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है उस क्षेत्रीय भाषा से हमने उनको ला करके हिंदी में उसको क्या किया है? उसमें शामिल किया है। तो ऐसी भाषा को देशज भाषा कहते हैं, जो हमारे देश के ही किसी क्षेत्र से क्या आकर के हिंदी में वो आ गई है। तो ऐसे भाषा को हम क्या कहेंगे? देशज शब्द कहेंगे। देशज शब्द में यहाँ पर देखिए देशज शब्द जैसे आपकी कुटिया, डिबिया, थैला, पगड़ी, इस प्रकार के शब्द आपके क्या है? देशज शब्द है। ठीक है, इसके बाद चौथा इसका क्या था? विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या होते हैं? जो शब्द दूसरे देशों, विदेशी का मतलब देखिए इसका शाब्दिक जो अर्थ है ये अपने आप में ही खुद ही बता रहा है। विदेशी का मतलब बाहर के जो शब्द हैं, तो वे शब्द जो दूसरे देशों के हैं।
उसको हम क्या कहेंगे, विदेशी शब्द। अब वो किसी भी देश के हो सकते हैं, वो इंग्लैंड के हो सकते हैं, फ्रांस के हो सकते हैं, इसके अलावा अमेरिका के हो सकते हैं। तो किसी भी देश से जो शब्द आए हैं, अब देखिए हमारे भारत देश में कई प्रकार की लोग आए हैं, कई प्रकार की यहाँ पर कंपनियां आई हैं, तो वो शब्द जो है यहाँ पर उन लोगों से हमने सीखे हैं और उनको अब हम हिंदी में भी प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं, तो ऐसे शब्द आपके क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब आप डॉक्टर लिखते हो तो डॉक्टर आपने हिंदी इंग्लिश में भी आप डॉक्टर ही लिखते हो और हिंदी में भी आपने इसको क्या लिखा है, डॉक्टर ही लिखा है। इसके बाद रुमाल हो गया, अलमारी हो गया, आदि इस प्रकार के जो है शब्द जो है क्या कहलाते हैं, वो सभी आपके विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखिए शब्दों के भेद पढ़े हैं। शब्दों के कौन कौन से, तीन यहाँ पर, किस किस आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, इसके बाद बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर हम यहाँ पर शब्दों को पढ़ रहे हैं। हमने यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को के भी चार भेद किए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम क्या होते हैं, वे शब्द जो क्या होते हैं, संस्कृत भाषा के होते हैं और संस्कृत भाषा से हम उसको हिंदी भाषा में एज इट इज यानी कि जैसा का तैसा हम उसको क्या कर रहे हैं, हिंदी भाषा में उनका प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसी भाषा को आप क्या करते हैं, ऐसे शब्दों को हम सम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर संस्कृत भाषा के वो शब्द हिंदी के त्यों अर्थात बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं, तो ऐसे शब्द आपके क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। जैसे कर्ण हो गया, दधि हो गया, दुग्ध हो गया, इनको हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। पर्यायवाची जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि इस प्रकार के शब्दों को भी हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए तद्भव शब्द क्या होते हैं, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो थोड़ी सी हिंदी में आकर के उनका परिवर्तन किया गया है। और आगे हमने यहाँ पर इन दोनों में कुछ यहाँ पर शब्द भी आपको दिखाए हैं और इन शब्दों को आप लिख लेंगे। जैसे सूर्य आपका सूरज हो गया, स्वर्ण आपका सोना हो गया, दधी आपका दही हो गया, हस्त आपका हाथ हो गया, ग्राम गांव, रात्र रात्रि। तो ये तो संस्कृत भाषा के हैं शब्द और इन्हीं भाषा में थोड़ा सा इन शब्दों में ही हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया। सूर्य को हमने सूरज लिख दिया हिंदी भाषा में, ऐसे ही स्वर्ण को हमने सोना लिख दिया। स्वर्ण आपका किसका, संस्कृत भाषा का शब्द है और सोना आपका हिंदी, उसी भाषा को हमने थोड़ा उस शब्द को थोड़ा सा हिंदी में परिवर्तित कर दिया और उसे सोना लिखा। दधी आपका दही हो गया, हस्त आपका हाथ हो गया, तो हस्त को ही इसी में थोड़ा सा परिवर्तन करके हाथ बना दिया। ग्राम को गांव बना दिया, रात्रि को हमने रात बना दिया, दंत को दांत बना दिया, मुख को मुंह बना दिया, ठीक है। घोटक को यहाँ पर हमने घोड़ा बना दिया, सर्प को हमने सांप कहते हैं, आम्र को हम आम कहते हैं, दुग्ध को हम क्या कहते हैं, दूध कहते हैं। तो ये हमारी हिंदी भाषा में क्या हुए हैं, इसका यहाँ पर इनको मिलाया गया है। ऐसे ही मयूर को हम क्या कहते हैं, मोर कहते हैं। आगे देखिए घृत को घी कहा जाता है, कर्ण को कान, सत्य को सच, अग्नि को आग और चंद्र को चांद कहा जाता है। और देशज शब्द क्या होते हैं, हमारी क्षेत्रीय भाषा, जैसे कि हमने भाषा में ही पढ़ा था कि हमारी क्षेत्रीय भाषाएं भी होती है। उन क्षेत्रीय भाषाओं से ही कुछ शब्द हमने उठाए हैं और उनको हिंदी भाषा में शामिल कर दिया है। जैसे यहाँ पर थैला हो गया, पगड़ी हो गया, इनको देशज भाषा कहा जाता है। और विदेशी शब्द, कुछ ऐसे विदेशी शब्द हैं जिनको हमने हिंदी में ही क्या कर दिया है, उनको क्या कर दिया है, मिला दिया है और उनका हम प्रयोग भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार की ये शब्दों को हम क्या कहते हैं, विदेशी शब्द हो जाएंगे। अब ये तो आपके किसके आधार पर हो गए थे, कौन कौन से आधार पढ़े थे हमने यहाँ पर, तीन, कौन कौन से पढ़े थे। पहला आपका था उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुई है, जैसे संस्कृत से हुई, संस्कृत भाषा के शब्दों को उनको जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है और संस्कृत भाषा को ही हमने हिंदी में मिला दिया, तो उसको हम तत्सम कहेंगे। तद्भव किसे कहेंगे, संस्कृत भाषा के ही कुछ शब्दों में हमने थोड़ा सा परिवर्तन करके उनको हमने क्या किया है, हिंदी में मिला दिया है, तो उनको तद्भव कहा जाता है। देशज क्षेत्रीय भाषाएं होंगी हमारी देश की, उन्हीं को हमने हिंदी में मिला दिया, उनको देशज कहा जाता है शब्द। और विदेशी, जो विदेशी शब्द हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आए तो वो विदेश से हैं लेकिन हिंदी में कर रहे हैं। तो यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर हमारे चार हमने इसके भेद कर दिए हैं। तत्सम, जो संस्कृत के ही शब्द होते हैं उनको हिंदी में एज इट इज यानी कि ज्यों का त्यों उनको प्रयोग किया जाता है। तद्भव, संस्कृत के शब्दों को थोड़ा सा हिंदी में उसका परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया गया है। देशज यानी कि हमारी जो क्षेत्रीय बोली भाषा होती है वहीं से हमने कुछ शब्द उठाए और हिंदी में प्रयोग किया। और विदेशी शब्द, विदेश की कुछ शब्दों को हमने हिंदी में प्रयोग किया, तो इनको हम क्या कहेंगे, विदेशी शब्द कहेंगे। अब यहाँ पर दूसरा है आपका बनावट के आधार पर। ये तो आपकी उत्पत्ति के आधार से कहाँ से उत्पत्ति हुई है, कहाँ से इनका जन्म हुआ है इन शब्दों का। अब बनावट के आधार पर किस प्रकार की बनावट होती है, इसको हम आगे
पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अब बनावट के आधार पर भी शब्द जो है 3 प्रकार के होते हैं। बनावट के आधार पर भी शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो 3 प्रकार के? देखिए उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। ठीक है, अब यहाँ पर हम बनावट के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो बनावट के आधार पर आपके जो शब्द हैं वो 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के शब्द हैं। कौन कौन से वो शब्द हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। कौन कौन से? सबसे पहला रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, आइए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। शब्द क्या क्या शब्द हैं? वो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उनको क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर। ठीक है, अब देखो जब आप घर के टुकड़े करेंगे, जब आप घर के टुकड़े करेंगे तो आपका एक घ बनेगा, ठीक है, और एक रॉ बनेगा, और इसको और आप तोड़ें तो घ इस प्रकार से आ जाता है हलंत के साथ, और इसके साथ भी आप अ को जोड़ते हैं। धन रॉ को आप हलंत के साथ लिखेंगे और इसके साथ भी आप इस प्रकार से अ को लिखेंगे, तभी इसका उच्चारण किसमें आएगा? इसका उच्चारण आप तभी कर पाएंगे। अब घर जो शब्द है यदि आपने इसको तोड़ा तो ये शब्दों में नहीं बल्कि वर्णों में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा है? रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि यदि आप टुकड़े करेंगे तो वो फिर शब्द नहीं रह जाएगा, वो फिर आपका वर्ण बन जाएगा। आप कहेंगे मैम आपने तो यहाँ पर टुकड़े कर दिए हैं, मैंने टुकड़े तो किए हैं लेकिन अब ये शब्द नहीं रहा टुकड़े। इसका टुकड़ा करने के बाद ये आपका शब्द नहीं रहा बल्कि ये आपका वर्ण में परिवर्तित हो गया है। जैसे यहाँ पर घ को मैंने क्या लिखा? घ धन औ। तो ये क्या है? वर्णों में क्या हो गया है? विच्छेदित हो गया है। वर्ण विच्छेद करना हमने इससे पहले लेक्चर में सीखा था। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप नाव की बात करेंगे, कार की बात करेंगे, तो कार को भी जब आप क्या करेंगे? तोड़ेंगे तो क धन आ धन र धन औ। तो इसका भी आपने जब क्या किया? विच्छेदन किया। इसलिए आपको वर्ण विच्छेद आना चाहिए, तभी आप शब्द को सीख पाएंगे। देखिए व्याकरण को पढ़ने का एक क्रम होता है। हमने व्याकरण में पहले भाषा और व्याकरण को सीखा कि हमारी जो भाषा है, हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में क्या है, कहाँ से आई, कितने इसके रूप हैं। इसके बाद हमने क्या कहा? हिंदी में व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें व्याकरण क्यों पढ़ना पड़ता है। देखिए जब हम हिंदी भाषा को प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं शुरुआत में जब हमने प्रयोग किया तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए कुछ नियम बनाए गए, उन्हीं नियम को व्याकरण कहा जाता है। अब गलती कहाँ हो सकती है? या तो हम वर्णों में गलती कर सकते हैं, या तो हम शब्दों में गलती कर सकते हैं, या फिर हम वाक्यों में गलती कर सकते हैं। और एक वाक्य यदि हमें बनाना आ गया है तो यानी कि हमने भाषा सीख ली है। तो इसलिए हमें जो है शब्द वर्ण को भी आना चाहिए, वर्ण के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, फिर हमें शब्द के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और उसके बाद हमें वाक्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि हमने ये सारी चीजें सीख ली हैं तो फिर हम किसी भी भाषा में क्या नहीं कर सकते हैं? हिंदी भाषा में फिर हम गलती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा आपको? तो हमने बनावट के आधार पर क्या कर रहे हैं? इसका शब्दों का हम यहाँ पर भेद कर रहे हैं। तो बनावट के आधार पर भी आपके 3 इसके भेद हो गए हैं। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, ठीक है ना, शब्द से ही उसका लग रहा है रूढ़, जिसको आप तोड़ेंगे तो वो टूटेगा नहीं, और यदि टूट गया इसका आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो वो शब्द नहीं रहेगा, फिर वो आपका वर्णों में टूटेगा, शब्दों में नहीं टूटेगा। तो जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, यदि आप टुकड़े कर भी दें तो वो फिर शब्द ही नहीं रहेगा, फिर वो वर्णों में क्या हो जाएगा? वर्गीकृत हो जाएगा। तो उसे आप क्या कहेंगे? उसको आप रूढ़ शब्द कहेंगे। आप इनका आप सबका कीजिए, घर का, बस का, कार का, नाव का, दाल का, इन सभी को आप तोड़ के देखिए, आपको फिर शब्द नहीं मिलेगा बल्कि वो वर्ण में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर ख। ख में क्या कहा है? यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द क्या होते हैं? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दो सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। अब इसको तो कहा है, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, रूढ़ शब्द, रूढ़ जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। अब यौगिक शब्द क्या होते हैं? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सार्थक शब्द क्या कहते हैं? दो सार्थक शब्द, सार्थक का मतलब जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। सार्थक का मतलब यहाँ पर क्या है? जिसका कोई अर्थ हो। तो वे शब्द जो दो सार्थक शब्दों में क्या हो जाता है? टूट जाता है, ठीक है ना, या मिले होते हैं। टूटने का मतलब जब वो मिला होगा तभी वो टूटेगा।
तो जो दो सार्थक शब्दों से मिलकर बने हैं, जिनके सभी टुकड़े जो हैं, टुकड़ों के क्या होते हैं, अर्थ होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे कि रूढ़ और यौगिक शब्द क्या होते हैं। रूढ़ जिनको आप तोड़ नहीं सकते, यदि आप तोड़ेंगे तो वो शब्द ही नहीं बचेगा, तो उसका अर्थ कहाँ से आएगा, वो तो वर्ण में विच्छेदित हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा है, पाठशाला, पाठशाला, ये कोई यहाँ पर क्या है, एक शब्द है। अब आप इसको जब तोड़ेंगे तो ये आपका पाठ अलग हो जाएगा और धनशाला अलग हो जाएगा। तो ये आप जानते हैं, ये दोनों ही एक अर्थपूर्ण शब्द है, इन दोनों का ही अर्थ। ठीक है, यदि आप इसके अलावा रेलगाड़ी को तोड़ेंगे तो रेलगाड़ी आपकी क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी को यदि आप तोड़ेंगे तो रेल आपका अलग हो जाएगा, धन गाड़ी आपका अलग हो जाएगा, रेलगाड़ी। तो दोनों ही आपके क्या हैं, अर्थपूर्ण शब्द है। ठीक है ना, दोनों ही आपके अर्थपूर्ण शब्द है। ओके, तो यौगिक और रूढ़ में आपको यहाँ पर अंतर पता चल गया। अब यहाँ पर यौगिक शब्द लिखा है, लेकिन ये आपका योग रूढ़ है, इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। ये यौगिक की जगह योग रूढ़ शब्द है। क्या है, योग रूढ़ शब्द, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। देखिए यौगिक क्या हो जाएंगे, क्या हो गए, और रूढ़ शब्द क्या हो गए, इन दोनों के बारे में हमने समझ लिया। ठीक है ना, ऐसे ही आप रसोई और घर को अलग कर सकते हैं, नील और कमल को आप अलग कर सकते हैं। तो इन सब में क्या हो रहा है, दो अर्थपूर्ण यहाँ पर आपको शब्द मिल रहे हैं। ठीक है, अब योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। देखिए यौगिक तो दो शब्दों के मेल से बनता है। अब योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। ठीक है, किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, अर्थात किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। रूढ़ हो जाते का मतलब क्या हो जाता है कि किसी विशेष अर्थ को वो प्रकट करते हैं, तो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दशानन, किसको कहा जाता है, दशानन, 10 जिसके क्या हो, 10 फिर आनंद, इसको आपने तोड़ा है, 10 धन आनंद। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, 10 आनंद वाला, अर्थात रावण, 10 सिर वाला। ठीक है ना, 10 का मतलब 10 हो जाएगा और आनंद का मतलब मुख, 10 मुख वाला कौन था, रावण। तो रावण के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या किया गया, एक विशेष शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यहाँ पर क्या हो गया है, दशानन। तो दो से ज्यादा शब्द मिलके बने हैं, इसका यदि आप अर्थ लिखे पूरा तो 10 आनंद वाला अर्थात रावण। ठीक है, ऐसे ही पंकज, पंक धन ज, तो पंक का मतलब कीचड़ से है और जौ का मतलब जन्म, तो कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, जिसको क्या कहा जाता है, पंकज कहा जाता है। ठीक है, आगे हम प्रयोग के आधार पर नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर सीखेंगे कि किस प्रकार से आप प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।